हेलो एवरीवन। हमारा लास्ट में जो टॉपिक चल रहा था वो था हमने स्थिर आयतन पर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन देखा। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट 2 में पेपर 3 यूनिट 1 थर्मोडायनेमिक्स। आज हम उसमें पढ़ेंगे जूल का नियम। यदि किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा E उसके आयतन V तथा ताप का फलन है, E इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ V एंड T, तो डी ई इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी वी डी टी प्लस डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी टी डी टी, या डी ई इज इक्वल टू सी वी डी टी प्लस डेल्टा ई अपॉन डेल्टा वी टी डी वी। ऊर्जा तंत्र की एक महत्वपूर्ण राशि है। इसका मान प्रायोगिक रूप से ज्ञात करना भी जरूरी है। इसमें जो प्रथम पद है वो ताप में वृद्धि पर सीवी में परिवर्तन को दर्शा रहा है। इसका प्रायोगिक मान सरलता से ज्ञात किया जा सकता है। और दूसरा पद आयतन के परिवर्तन से हुए ऊर्जा परिवर्तन को दर्शाता है। गैस के लिए इसका मान ज्ञात करने के लिए जूल ने एक प्रायोगिक विधि दी। इसको हम बोलते हैं जूल का उपकरण। इसमें दो बल्ब हैं ए और बी, जो एक स्टॉप कॉक द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। दोनों बल्ब एक स्थिर तापी पर रखे हैं। स्थिर तापी में एक विलोडक और एक सुग्राही थर्मामीटर लगा हुआ है टेम्परेचर के लिए, और ये विलोडक है। ठीक है। प्रयोग के प्रारंभ में बल्ब ए में एक गैस भरी हुई है तथा बी खाली है। ए को भरा है, बी को खाली है। इस अवस्था को स्थिर तापी पर प्रेक्षित ताप पर माना कि टी है, और अब स्टॉप कॉक को खोल देते हैं तो गैस जो होती है ये बीम में चली जाती है। दोनों बल्बों में समान रूप से भर जाती है। जूल के अनुसार प्रारंभिक ताप व प्रयोग के बाद का ताप समान माना गया। ऊष्मागतिकी के अनुसार बल्ब बी में गैस का प्रसार शून्य प्रतिरोधी दाब के विरुद्ध होता है, चूँकि बल्ब बी में निर्वात है। इस प्रक्रम में गैस को कोई कार्य नहीं करना पड़ता, अर्थात W इज इक्वल टू 0। चूँकि जल का ताप स्थिर रहता है, अर्थात dt इज इक्वल टू 0, तो अतः ये कहा जा सकता है कि तंत्र बल्ब A तथा B में एवं परिपार्श्विक में ऊष्मा का विनिमय नहीं हुआ, अर्थात Q इज इक्वल टू 0। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार डेल्टा E इज इक्वल टू होता है Q प्लस W। चूँकि W इज इक्वल टू 0 है और Q इज इक्वल टू 0 है, तो डेल्टा E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इस प्रयोग में चूँकि डी ई इज इक्वल टू 0 है और डी टी इज इक्वल टू 0 है, तो डेल्टा E अपॉन डेल्टा वी टी डी वी इज इक्वल टू 0। अब चूँकि आयतन में परिवर्तन हो रहा है, इट मीन्स डी वी 0 नहीं हो सकता, तो डेल्टा E अपॉन डेल्टा वी टी 0 होगा। यदि गैस का समतापी प्रसार किया जाए तो गैस की आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि डेल्टा E अपॉन डेल्टा वी टी 0 है। अतः जूल नियम के अनुसार स्थिर ताप पर आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा आयतन पर निर्भर नहीं करती है। अतः गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल ताप का ही फलन है, E इज इक्वल टू एफ टी। यही जूल का नियम कहलाता है। आदर्श गैस के लिए डेल्टा E अपॉन डेल्टा वी टी इज इक्वल टू 0। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि जूल का यह नियम समीकरण केवल आदर्श गैसों के लिए ही है, वास्तविक गैसों के लिए नहीं है, क्योंकि वास्तविक गैस के लिए डेल्टा E अपॉन डेल्टा वी टी 0 नहीं हो सकता है। इसे हम आंतरिक दाब कहते हैं। इसे आंतरिक गैस का आंतरिक दाब 0 होता है। वास्तविक गैसों के लिए डेल्टा E अपॉन डेल्टा वी टी ज्ञात करने के लिए जूल गुणांक को परिभाषित किया गया। जूल गुणांक स्थिर आयतन पर स्थिर आंतरिक ऊर्जा पर आयतन के साथ ताप में परिवर्तन की दर को बताता है। डेल्टा T अपॉन डेल्टा V इज इक्वल टू म्यूजे, जहाँ पर म्यूजे है जूल गुणांक। आदर्श गैसों के लिए म्यूजे का मान 0 होता है। चूँकि E तथा ताप फलन है, तो DE आपका एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। तो आपका जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल का साइक्लिक लॉ होता है, उसके अनुसार डेल्टा E अपॉन डेल्टा वी टी, डेल्टा T अपॉन डेल्टा वी ई, डेल्टा T अपॉन डेल्टा ई वी इज इक्वल टू -1। डेल्टा E अपॉन डेल्टा टी वी सी वी होता है, और डेल्टा T अपॉन डेल्टा वी ई म्यूजे होता है। तो डेल्टा E अपॉन डेल्टा वी टी इज इक्वल टू -सी वी म्यूजे। तो इस समीकरण से हम वास्तविक गैसों के लिए इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठोस तथा द्रव तंत्रों के लिए जूल का प्रयोग संभव नहीं है, क्योंकि स्थिर ताप पर ठोस तथा द्रव के आयतन में सूक्ष्म परिवर्तन करने के लिए उच्च दाब की आवश्यकता होती है। परंतु इस गुण का उपयोग ही इन तंत्रों की डेल्टा E अपॉन डेल्टा वी टी ज्ञात करने में सहायक है।
समीकरण में स्थिर ताप पर समाकलन करते हैं। तो E1 से E2 dE इज इक्वल टू V1 टू V2 डेल्टा E अपॉन डेल्टा VT dV। चूँकि V1 तथा V2 में अंतर कम है, अतः इस आयतन प्रास में डेल्टा E अपॉन डेल्टा VT को इससे मानते हैं। तो इसी तरह से DE इज इक्वल टू E1 से E2 इंटीग्रेट किया डेल्टा E अपॉन डेल्टा VT V1 से V2 dV, या E2 माइनस E1 इज इक्वल टू डेल्टा E अपॉन डेल्टा VT V2 माइनस V1, या डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा E अपॉन डेल्टा VT डेल्टा V। यह समीकरण ठोस तथा द्रव तंत्रों के लिए हम इस वैल्यू से डेल्टा E अपॉन डेल्टा VT का मान ज्ञात कर सकते हैं। चूँकि ठोस तथा द्रवों के लिए डेल्टा V का मान बहुत कम होता है, इसलिए शून्य मान सकते हैं, और डेल्टा E अपॉन डेल्टा VT का मान बहुत उच्च होता है, तो दोनों का गुणनफल शून्य हो जाएगा। तो डेल्टा E इज इक्वल टू 0। इस प्रकार ठोस तथा द्रवों की आंतरिक ऊर्जा को भी लगभग ताप का फलन माना जा सकता है, जो कि जूल के नियम के अनुरूप है। अब हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जूल थॉमसन इफेक्ट, जूल थॉमसन प्रभाव। रुद्धोष्म अवस्था में यदि गैसों को एक संरंध्र डाट में से होकर उच्च दाब से निर्वात या निम्न दाब की ओर प्रवाहित किया जाए तो गैस के ताप में कमी हो जाती है। यह प्रभाव जूल थॉमसन प्रभाव या शीतलन प्रभाव कहलाता है। गैस के ताप में यह कमी संरंध्र डॉट के दोनों ओर के दाब में अंतर के समानुपाती होती है, डेल्टा T प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P। हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस यह प्रभाव निम्न ताप पर ही प्रदर्शित करती है। ताप में यह कमी गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा में कमी के कारण होती है। उच्च दाब पर गैस के अणुओं के बीच वैन डर वाल आकर्षण बल होते हैं। जब गैस का निर्वात या निम्न दाब पर प्रसार किया जाता है तो कुछ ऊर्जा इन वैन डर वाल्स बलों को समाप्त करने में व्यय होती है। इस प्रकार गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा में कमी हो जाती है और शीतलन प्रभाव उत्पन्न होता है। आदर्श गैसों में वैन डर वाल बल नगण्य होते हैं, अतः आदर्श गैसों के प्रसारण में जूल थॉमसन प्रभाव शून्य होता है। जूल थॉमसन प्रभाव ताप अवरोधी पदार्थ से बनी एक नलिका SS है। ये आपको दिख रही डायग्राम में, जिसके मध्य भाग में एक सरंध्र झिल्ली या सरंध्र डाट लगा हुआ है। एक के दोनों ओर भारहीन घर्षणहीन पिस्टन XO Y लगे हुए हैं। सरंध्र डॉट के दोनों ओर सुग्राही थर्मामीटर लगे हुए हैं। पूर्ण उपकरण को ऊष्मारोधी अवस्था में रखा जाता है कि बाहर से ऊष्मा का विनिमय न हो। बाईं ओर के पिस्टन X द्वारा दाब लगाकर गैस को सरंध्र डॉट A से होकर प्रवाहित किया जाता है, अर्थात दाईं ओर गैस का प्रसार होता है तथा ताप में कमी होती है। इस प्रभाव की ऊष्मागतिक व्याख्या इस प्रकार से कर सकते हैं। माना कि एक गैस जिसका आयतन व दाब क्रमशः V1 तथा P1 है, सरंध्र डॉट तथा पिस्टन के बीच भरी हुई है। इस गैस को धीरे धीरे पिस्टन X द्वारा सरंध्र डॉट से होकर प्रवाहित किया जाता है। पिस्टन Y को बाहर की ओर सरकाकर गैस का आयतन V2 तथा दाब P2 होने तक प्रसार करते हैं। यह आपने डायग्राम देखा, ठीक है। तो इस प्रकार आपने क्या किया है इसके अंदर कि पिस्टन Y को बाहर की ओर सरकाया, X द्वारा तो सरंध्र डॉट से होकर प्रवाहित होने दिया और Y की ओर सरकाकर गैस का आयतन आपने V2 तथा दाब P2 होने तक प्रसार करने दिया। तो जो पिस्टन पर किया गया कार्य होगा वो होगा आपका V1 से 0, P1 से D1, ठीक है। और संपीड़न में गैस द्वारा किया गया कार्य होगा -P1 V1। पिस्टन द्वारा किया गया कार्य, पिस्टन X पे तो काम किया गया था, ठीक है, क्योंकि हमने उसको खोलकर प्रवाहित होने दिया था और Y को हमने बाहर की ओर सरकाया था, ठीक है। तो पिस्टन Y द्वारा किया गया कार्य हो जाएगा P2 dV, 0 to dV। या प्रसारण में गैस द्वारा किया गया कार्य P2 V2। अतः तंत्र द्वारा किया गया शुद्ध कार्य W = P2 V2 माइनस P1 V1। चूँकि तंत्र बाहर से ऊष्मा का विनिमय नहीं करता, मैंने आपको पहले बताया था कि इसको ऊष्मारोधी अवस्था में रखा जाता है जिससे कि वो ऊष्मा का विनिमय ना करे, अर्थात प्रसारण ऊर्ध्वगामी प्रक्रम से किया गया है। तो इट मीन्स Q = 0। अतः उपरोक्त कार्य में तंत्र की आंतरिक ऊर्जा व्यय होगी, बाहर से ऊष्मा नहीं ले रहा है, तो अब जितना भी वो काम करेगा उसमें क्या होगा, उसकी इंटरनल एनर्जी जो होगी वो खर्च होगी।
परिणाम स्वरूप तंत्र की इंटरनल एनर्जी में कमी होगी। यदि E1 तथा E2 तंत्र की दोनों अवस्थाओं में ऊर्जा हो तो ऊर्जा में जो कमी होगी वो होगी E2 माइनस E1। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियमानुसार डेल्टा E इज इक्वल टू क्या है, Q माइनस W। अब चूंकि बाहर से ऊष्मा नहीं ले रहा है इसलिए Q की वैल्यू क्या आ गई, 0 हो गई। तो डेल्टा E इज इक्वल टू 0 माइनस W, या E2 माइनस E1 इज इक्वल टू हो गया आपका माइनस P2 V2 माइनस P1 E1, ठीक है। या P2 V2 माइनस P1 E1 इज इक्वल टू हो गया E1 माइनस E2, या E2 प्लस P2 V2 इज इक्वल टू E1 प्लस P1 E1, या H2 इज इक्वल टू H1, क्योंकि H इज इक्वल टू क्या होता है, E प्लस PV होता है। तो E2 प्लस P2 V2 को हमने H2 लिख दिया और E1 प्लस P1 E1 को हमने लिख दिया H1, या H2 माइनस H1 इज इक्वल टू डेल्टा H, जिसकी वैल्यू है 0। अतः इस व्यंजक से स्पष्ट होता है कि वास्तविक गैस की रुद्धोष्म प्रसार होने पर तंत्र की एंथैल्पी या परिवर्तित रहती है, न कि आंतरिक ऊर्जा। मतलब रुद्धोष्म प्रसार होगा यदि वास्तविक गैस के लिए, तो उस टाइम पे उसकी जो एंथैल्पी होगी वो स्थिर रहेगी, आंतरिक ऊर्जा स्थिर नहीं रहती है, एंथैल्पी स्थिर रहती है। ये था हमारा जूल थॉमसन प्रभाव। अब नेक्स्ट क्लास में हम जूल थॉमसन कोएफिशिएंट की वैल्यू निकालेंगे।